नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। हम भारत का इतिहास पढ़ रहे थे और हम भारत के इतिहास के अंतर्गत उसकी परिभाषा देख ली और उसका इतिहास का जो मतलब है हमने देख लिया। तो आज हम भारत के इतिहास का विभाजन हम किस प्रकार से कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। विभाजन विभाजन का मतलब होता है कि भारत के इतिहास को इस तरह से बांटे कि आसानी से समझ में आ सके, आपको भी आसानी से समझ में आ सके और मुझको भी आसानी से समझ में आ सकते। तो बहुत से इतिहासकारों ने अपने समझने की शक्ति के लिए इतिहास का विभाजन किया है। तो इतिहास को हम लेखन कला के आधार पे बांट सकते हैं, समय के आधार पे बांट सकते हैं, लिपि के आधार बांट सकते हैं। तो मतलब कि धातु काल के आधार पे बांट सकते हैं, धातु के आधार पे भी बांट सकते हैं। तो मतलब इतिहास को बांटने का मतलब यही है कि आसानी से समझ में आ सके इतिहास का विभाजन। तो हम किस प्रकार इतिहास का विभाजन कर सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इतिहास का विभाजन देखें तो इतिहास का विभाजन हम किस प्रकार से कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले एक व्यक्ति आते हैं जगेसन थॉमसन। तो इन्होंने इतिहास को उपकरणों के प्रयोग के आधार पर बांटा। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने कहा पाषाण काल, जब मानव की उत्पत्ति हुई तो उसमें वो पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था। फिर धीरे धीरे उसमें सुधार हुआ, एक नई अन्य धातु मिलने लगी। तो फिर उन्होंने एक धातु काल के रूप में बांटा। तो सबसे पहले तो पाषाण काल में माना कि जब मानव पहले पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था, तो उस समय के जो इतिहास को हम पाषाण काल के रूप में पढ़ते हैं। फिर एक धातु की खोज होने लगी, तो इन्होंने धातु मिलने के क्रम में जब फिर मानव धातु के हथियार बनाने लगा, तो उसमें धातु काल के रूप में इतिहास का विभाजन किया। फिर आगे और धातुएं मिलने लगी, तो एक धातु मिलाकर दूसरी धातु का बनाता था और उससे हथियारों का निर्माण करता था। तो फिर लोह काल के रूप में आता। तो सबसे पहला एग्जाम में प्रश्न यही आता है कि जगेसन थॉमसन ने इतिहास का विभाजन किस प्रकार से किया। तो ध्यान रखना, जगेसन थॉमसन ने इतिहास का विभाजन उपकरणों के प्रयोग के आधार किया। सबसे पहले पाषाण काल, फिर आता धातु काल और लोह काल। जब मानव की उत्पत्ति हुई तो मानव पहले पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था, फिर उसमें सुधार हुआ और कोई नई धातु मिली तो फिर धातु से औजार बनाने लगा। और फिर जब एक धातु को दूसरी धातु मिलाकर एक नई धातु का निर्माण करने लगा और उससे औजारों का निर्माण करने लगा, तो वो लोह काल। तो मुख्यतः जगेसन थॉमसन ने इतिहास को कितने भागों में बांटा? 3, पाषाण काल, धातु काल और लोह काल। फिर एक व्यक्ति आते हैं जेम्स मिल। तो जेम्स मिल ने इतिहास को धर्म के आधार पर बांटा। उन्होंने कहा कि जो हम प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं वो हिंदू धर्म का इतिहास है, जिसमें हम हिंदू सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। जो हम प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, तो इन्होंने कहा कि जो हिंदू धर्म का इतिहास है। तो पहला हो गया हिंदू धर्म का इतिहास। फिर मध्यकालीन इतिहास में हम देखते हैं कि भारत में मुस्लिम आक्रांतों का शासन हो गया है। तो जो हम इतिहास पढ़ते हैं मध्यकालीन, जो मुस्लिमों का इतिहास पढ़ते हैं, तो इन्होंने कहा कि जो हम मध्यकालीन इतिहास है वो मुस्लिम धर्म का इतिहास। आपके इन्होंने प्राचीन इतिहास को तो हिंदू धर्म का और मध्यकालीन इतिहास आपके मुस्लिम धर्म का माना। फिर जेम्स मिल ने कहा कि जो हम आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं, आधुनिक इतिहास मतलब कि उस समय भारत में अंग्रेज आ गए, वो अंग्रेजों के बाद में जो भारत में इतिहास की घटनाएं घटित हुई उसे आधुनिक इतिहास कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो आधुनिक इतिहास हम पढ़ते हैं वो ईसाई धर्म का इतिहास है। इतिहास है। फिर जब अंग्रेज भारत से चले गए और 1948 में हमारा देश आजाद हो गया और फिर भारत में एक संविधान का निर्माण हो गया, तो फिर वो लोगों की सरकार बनने लगी। तो 1948 के बाद में जो हम इतिहास पढ़ते हैं वो लोकतंत्र का इतिहास। तो एग्जाम में यही प्रश्न आता है कि जेम्स मिल ने धर्म
के आधार पर इतिहास को बांटा, तो कितने भागों में बांटा, तो 4 भागों में बांटा। हिंदू धर्म का इतिहास जो प्राचीन इतिहास है, और जो मध्यकालीन इतिहास है जो मुस्लिम धर्म का, और आधुनिक इतिहास है वो ईसाई धर्म का, और 1948 के बाद लोकतंत्र का इतिहास, लोगों का शासन, क्योंकि उस समय संविधान बन गया। तो जेम्स मिल ने इतिहास का विभाजन किसके आधार पर किया, धर्म के आधार पर किया। फिर एक आगे हम इतिहास का विभाजन हम आगे ऐतिहासिक, आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक रूप से करते हैं। जब इतिहास की शुरुआत होती है तो हम सबसे पहले मानव की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। तो उस समय जब मानव की उत्पत्ति हुई तो मानव एक आदि मानव की तरह था। उनकी किसी भी प्रकार की लिपि नहीं थी, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, ना ही किसी प्रकार की लिपि थी, ना ही उनको लिखना पढ़ना आता था। तो ना ही लिखना पढ़ना आता था, तो नहीं किसी प्रकार की कुछ पुस्तकों की रचना हुई थी। फिर तो जो हम प्रागैतिक काल का जो इतिहास है, तो इसकी जानकारी हम पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर निकालते हैं। पुरातात्विक स्रोत की बात करते, अगर कोई खुदाई से अगर कोई वस्तु मिल गई तो उस वस्तु के आधार पे हम इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है, किस आधार पे हम वस्तु के बारे में पता लगा सकते हैं, वो होते पुरातात्विक स्रोत। अगर कोई खुदाई से वस्तु मिल गई, उस वस्तु के आधार पे हम इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है, इसके आधार पे हम जो एक प्रागैतिक काल पढ़ते हैं। तो प्रागैतिक काल में आपको ये ध्यान रखना कि इसमें पाषाण काल का इतिहास हम पढ़ते हैं। उस समय के आदि मानव के पास किसी भी प्रकार की उनके पास लिपि नहीं थी, ना ही उनको लिखना पढ़ना आता था, और हमें इतिहास की जानकारी पुरातात्विक स्रोतों के आधार पे मिलती है। तो प्रागैतिक काल से प्रश्न बन सकता है कि उस समय के इतिहास प्रागैतिक काल में कौन सा इतिहास आता है, तो पाषाण काल आता है। लिपि और लिखना पढ़ना नहीं आता था उनको, और इसका हम अंदाजा पुरातात्विक स्रोतों के आधार पे निकालते हैं। फिर मानव में आगे धीरे धीरे प्रगति हुई तो उनको लिखना पढ़ना भी आ गया, लिखना पढ़ना आ गया, परंतु उनकी लिपि ऐसी थी कि वो समझने में नहीं आई थी। चित्रात्मक लिपि, जैसे कि आप सिंधु घाटी चित्रात्मक लिपि है जो हमें समझ में नहीं आई। जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ेंगे तो इसके अंदर हम कौन से टॉपिक पढ़ते हैं, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं जिसमें वो गुस्टोफोदन लिपि होती है, और हम इसकी जानकारी भी हम पुरातात्विक स्रोतों के आधार पे ही निकालते हैं, क्योंकि उस समय में जो लिपि तो थी परंतु वो पढ़ने में नहीं आती थी। सिंधु घाटी सभ्यता और आपकी एक हो गई वैदिक सभ्यता, और हम इसकी जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों के आधार पे मिलता है। तो आधे तीसरी काल में क्या था कि उसमें देखना कि मानव का विकास हो चुका था, उनको लिखना पढ़ना आ गया था, परंतु उनकी लिपि ऐसी थी कि हमें पढ़ने में नहीं आई थी। चित्रात्मक लिपि कह दो या गुस्टोफोदन लिपि कह दो। उसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं, और इसकी जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर मिलती है। फिर आगे आता है ऐतिहासिक काल है। इस पे मानव को लिखना पढ़ना तो आता था, और लिपि भी ऐसी थी कि हमें पढ़ने में आसानी से समझ में भी आ जाती। तो इसका काल अगर देखें तो महाजनपद काल से लेकर वर्तमान तक चलता है। तो एग्जाम में प्रश्न यही बनता है कि प्रागैतिक काल के बारे में कौन सी विशेषता है, या कोई आपको प्रश्न देके पूछ सकता है कि निम्न में से असत्य है। तो ध्यान रखना, प्रागैतिक काल जो पाषाण काल का जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं। लिपि नहीं थी उनके पास, नहीं उनको लिखना पढ़ना आता थी, और जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर मिलती है। फिर धीरे धीरे मानव का विकास हुआ, लिखना पढ़ना आ गया था, परंतु उसकी लिपि ऐसी थी कि हमें समझने में नहीं, चित्रात्मक लिपि थी। इसके अंदर हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, वैदिक
सभ्यता पढ़ते हैं और इसकी जानकारी हमें पुरातन स्रोतों के आधार पे मिलती है। फिर मानव का और विकास हुआ, उनको लिखना पढ़ना तो अब आ गया। लिपि भी ऐसी थी कि हमें आसानी से समझ में आ गया। और इसका काल देखें तो महाजनपद काल और वर्तमान तक हम पढ़ते हैं। इसमें अगर जानकारी की अगर स्रोत की पूछे तो आपके बहुत से पुस्तकें हो गई, जिससे कि हमें इतिहास के बारे में पता चल जाता है। तो ये इतिहास का विभाजन हो गया। तो एक अगर हम इतिहास का विभाजन टाइम के हिसाब से करें, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, तो वो ईसा मसीह के जन्म के हिसाब से विभाजन करते हैं कि अगर हम मान लें कि यहाँ पे 0 से यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ, ईसा मसीह का जन्म हुआ और इसके जन्म से पूर्व ईसा पूर्व, जिसे हम BC बिफोर कॉमन एरा कहते हैं। तो ये यहाँ से टाइम माइनस में चलता है, -1, -2, -3, -4, -5 और इसके जन्म से ईस्वी सन, जिसे AD कहते हैं, एनो डोमिनी, जो यहाँ से +1, +2, 3, 4 से चलता है। तो अंग्रेजी इतिहास का ईसा मसीह के जन्म को आधार माना और जन्म से पहले का जो -1, -2 से इतिहास चलता है और इससे पहले +1, +2 से इतिहास का चलता है। और ईसा पूर्व, जिसे बिफोर कॉमन एरा कहते हैं, और ईस्वी सन एनो डोमिनी कहते हैं। इसका सबका अगर मैंने आपको 4-5 विभाजन बताए, इस सभी का एक ही उद्देश्य है कि इतिहास को इस तरह से बांटना कि आसानी से समझ में आ सकते हैं। तो हम इतिहास को अगर आसानी से देखें कि किस प्रकार से हम विभाजन करते हैं, तो हम मुख्यतः इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। और उसके बाद क्या भी इतिहास होता है 1947 के बाद, लोकतंत्र का इतिहास। तो मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। फिर हम आगे चाहे तो इसका आगे एक और विभाजन कर सकते हैं 1948 के बाद लोकतंत्र का इतिहास, जिसमें से हम आधा तो संविधान बन जाता है, तो संविधान में पढ़ लेते हैं और फिर जो उस समय जो राष्ट्रपति हुए, प्रधानमंत्री हुए, उनके बारे में तो संविधान में पढ़ लेते हैं। और कुछ घटनाएं हुई जैसे विदेश नीति हो गई, अर्थव्यवस्था के कुछ स्रोत हो गए, तो इसमें हम पढ़ लेते हैं। तो जो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में हम इतिहास को कैसे बांट सकते हैं, किस प्रकार प्राचीन भारत की शुरुआत हुई, वो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।